हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। और क्या हाल चाल है? सब ठीक है? आज बहुत दिनों बाद हम लोग मिलने वाले हैं। एक्चुअली मैं बात जैसे पहले भी बताया था, मैं जॉब करता हूँ, इसलिए वीडियो उतना कॉन्टीन्यूस नहीं आ पाती जितना आनी चाहिए। क्योंकि बच्चों है कि जब टाइम मिलता है तब वीडियो शूट हो जाती है। अब क्या है कि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर में हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने एडिशन के बारे में जाना था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम ऐड कैसे करते हैं, और सब्ट्रैक्शन के बारे में जाना था कि उनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज का जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम उसके आगे कुछ पढ़ेंगे। लेक्चर 3 है, इसको आप ध्यान से पढ़िए बच्चों, कोई टेंशन नहीं। देखो धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब ये पूरा कंटेंट अपलोड हो जाएगा उसके बाद तो सब कुछ पड़ा रहेगा ऑनलाइन, तब आप देख सकते हैं पूरा। या अभी आप धीरे धीरे देखते रहिए, अपने सिलेबस के साथ कंटिन्यू रखिए, और जब पूरा पड़ जाएगा तब आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या पढ़ना है आज। देखिए बच्चों, जो पहला हमारा टॉपिक होगा आज का वो होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट्स। अब आप सोचोगे कि ये रेजोल्यूशन का क्या मतलब है। देखो, रिजॉल्व करना, रेजोल्यूशन का मतलब होता है वेक्टर्स को तोड़ना, मतलब उनको पार्ट में तोड़ लेना। अब ऐसा क्यों करते हैं ये बच्चों समझो। जैसे हम लोगों ने अभी तक एक चीज़ पढ़ी थी, ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम क्या करते थे बच्चों, जैसे कि मान लो एक ये वेक्टर ए है, हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, और एक ये वेक्टर बी है, इसको हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ देते थे तो हमको रिजल्टेंट मिल जाता था। ये आपको पता होगा बच्चों। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है बच्चों कि ये बहुत टीडियस टास्क, मतलब थोड़ा कठिन है। कठिन इन द सेंस मेहनती है। ठीक है, आप स्केल लोगे, आप पेपर पे आप उसको ड्रॉ करोगे, ये सब बहुत टाइम लेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर बच्चों हम एक काम करें, इस ए और बी को दो डायरेक्शन में तोड़ लें, किन्हीं भी दो डायरेक्शन। मान लो एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ए को हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ लिया, बी को हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ लिया। एक्स वाले एक साथ जोड़ दिए, वाई वाले एक साथ जोड़ दिए। उसके बाद तो हमको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। वो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं जैसे बता रहा हूँ वो देखो समझ में आ जाएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये देखो बच्चों, रेजोल्यूशन का मतलब होता है वेक्टर्स को तोड़ना। जैसे बच्चों देखो, ये एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये दिख रहा है आपको। ये एक वेक्टर है, मैं मान लेता हूँ ये वेक्टर है ए बी। ये देखो बच्चों, ये एक वेक्टर है ए बी, जिसको हम स्मॉल ए ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक्स एक्सिस से, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वो डायरेक्शन कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि ये ऐसे थीटा एंगल में। ए बी एक वेक्टर है, स्मॉल ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है। अब मान लीजिए हमें इस वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों। देखो, कंपोनेंट में तोड़ना बहुत आसान होता है। हमको इसका एक पार्ट चाहिए जो कि एक्स एक्सिस पे हो, और एक पार्ट चाहिए जो कि वाई एक्सिस पे हो। मतलब कुल मिला के हमको इसको तोड़ के एक्स और वाई एक्सिस पे लाना है। अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, और इस पॉइंट बी से ड्रॉ करें तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। बात समझ गए कि नहीं। उसी तरह ए से वाई एक्सिस पे यहाँ पर, और बी से वाई एक्सिस पर यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको। अब बच्चों है क्या, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो लेंथ आई है, अगर आप यहाँ ऊपर से देखना स्टार्ट करो, देखो बच्चों ये मैंने आँख बना दी है, मतलब कि अगर आप इसको ऊपर से देखो, इसका प्रोजेक्शन, मतलब हम ऐसे देख रहे हैं, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, देखो ये वेक्टर ए है, और हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, तो हमको एक लाइन दिखेगी। लाइन दिखेगी कि नहीं, वो लाइन की लेंथ हम मान लेते हैं ए सफिक्स में एक्स। ये ए एक्स क्या है, वेक्टर ए का कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में। अब आप कहोगे सर किसी भी वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये ए एक्स क्या है, ये बच्चों मैग्नीट्यूड है। देखो ये लेंथ दिखा रहा है कि नहीं, ये लेंथ। डायरेक्शन तो हमको पता ही है कि जब ये ऐसे गिरेगा, मतलब इसको ऐसे एक्स एक्सिस पे गिरा हो ऐसे, तो देखो ये डायरेक्शन तो इधर की तरफ, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और डायरेक्शन हमको पता है, बाय डिफॉल्ट हमको पता है। ए एक्स इसका मैग्नीट्यूड है, जो कि वेक्टर, ये ग्रीन वेक्टर दिख रहा है आपको ऐसे, ये ग्रीन वेक्टर जो है ये ए एक्स को दिखा रहा है, इसकी लेंथ दिखा रही ए एक्स, मैग्नीट्यूड दिखा रही है, और ये एरो पॉइंट कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। उसी तरह इसका वाई एक्सिस पे बच्चों जब हमने लिया, तो देखो इसको वाई एक्सिस पे यहाँ से देखने पे क्या है, ऐसे देखो, मतलब प्रोजेक्शन देखो इसको यहाँ से, अगर मैं इसको इधर से ऐसे देखने लगूँ तो एक सीधी लाइन मुझे वाई एक्सिस पे दिखेगी, जो कि ए वाई, ए सफिक्स में वाई। अब फिर वही बात आ गई, इसकी जो लेंथ है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए वाई है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव वाई एक्स। अब यहाँ से बच्चों जरा अगर मैं ए बी और इसको नाम दे दूँ सी, तो यहाँ देखना बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों,
राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें जरा हम बच्चों कॉस थीटा लगाते हैं। तो कॉस थीटा बच्चों क्या होगा, कॉस थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको ध्यान होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये जब भी किसी लेटर के ऊपर ऐसे वेक्टर मार्क कर दिया जाए तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि भाई वो वेक्टर क्वांटिटी है। एरो अगर मार्क कर दें तो उसका मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ये डायरेक्शन के साथ है। हमको तो सिर्फ अभी इसकी लेंथ से मतलब है, बात समझो, मुझे सिर्फ इसकी लेंथ से मतलब है, डायरेक्शन मुझे पता है कि वो एक्स और वाई एक्सिस पे है, बात समझ गए। तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो पुराने जो 2 लेक्चर आ चुके हैं वो देख लो जाके। और मैग्नीट्यूड को या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप ये एरो ऊपर हटा दो तो ये एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, यानी कि ऊपर एरो का ही मतलब होता है डायरेक्शन। अब ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी कि ये जो लेंथ है सिर्फ उससे मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है अभी हम। तो कॉस थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, बेस होगा AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन AB। AC बच्चों कितना है, AC है AX और हाइपोटेन्यूज कितना है, देखो AC क्या है AX और हाइपोटेन्यूज है A, यानी मैग्नीट्यूड। तो AX की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, A cos थीटा, हो गई कि नहीं। उसी तरह साइन थीटा जब आप अप्लाई करेंगे, साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन AB। BC बच्चों कितना है, देखो BC कितना है AY अपॉन A। तो AY की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A साइन थीटा, A साइन थीटा। तो यहाँ बच्चों मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आपके पास कोई वेक्टर ऐसा था जो कि डायरेक्शन, ये वेक्टर A था जो कि x एक्सिस से एंगल बना रहा था थीटा, तो आपने इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक तो ये AX था और एक ये कंपोनेंट AY था, जहाँ पर AX की वैल्यू होगी A cos थीटा, जाहिर सी बात है, और AY की वैल्यू क्या होगी बच्चों, A साइन थीटा, बात समझो, A cos थीटा और A साइन थीटा। अब बात आती है बच्चों, कह दो कि सर हमने कंपोनेंट में तोड़ लिया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है बच्चों, फ़ायदा अभी मैं समझाऊंगा। पहले ये देखो रेजोल्यूशन क्या होता है, देखो हमने इसको तोड़ दिया। अब चाहे आप इस वेक्टर A को लिखो या AX और AY को लिख दो, दोनों ही एक ही चीज़ है। मतलब आपने जैसे मान लो हमने आपको वही बात है 4 एक नंबर दिया, आपने उसको 3 और 1 में जोड़ लिया, तो 3 + 1 लिखो या 4 लिखो, बात एक ही है। यहाँ पर भी वही है, हमने एक वेक्टर A को AX और AY में जोड़ लिया। लेकिन अभी यहाँ पर एक कहानी है, कहानी ये है बच्चों कि आपको AX पता चल गया, आपको AY पता चल गया, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अब मैं आपको AX AY दे दूँ, आप A की वैल्यू पता करो, A मतलब कंपोनेंट दे दिया, अब आप वेक्टर बताओ। तो देखो बच्चों, वेक्टर बताने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि हमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। इस ट्राइंगल में फिर से आ जाओ, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, ये, या इसको डायरेक्ट A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये हो जाएगा अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमको मैग्नीट्यूड तो पता चल जाएगा। मतलब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए और आपसे कहें कि अ वेक्टर A हैज कंपोनेंट AX along x एक्सिस, AY along पॉजिटिव y एक्सिस, फाइंड द वेक्टर, वेक्टर को पता करो। तो आप अगर सिर्फ इतना निकाल के चले आए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब कहोगे सर क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो आप तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के चले आए हो, यानी कि इसकी लेंथ ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमको थीटा भी पता करना है। तो थीटा पता करना बहुत आसान है बच्चों, tan थीटा इन ट्राइंगल ABC, ये वाला जो ट्राइंगल था बच्चों ABC, इसमें tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों आपका BC, अपॉन बेस क्या है AC, यानी कि ये A, ये B और ये C। तो BC हो जाएगा बच्चों आपका AY और AC हो जाएगा AX। तो अब आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता चल गई। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, tan उधर ले जाओ तो आर्क टेंजेंट हो जाता है, यानी tan इनवर्स AY अपॉन AX। तो देखो अब आप कह दोगे कि हाँ भाई, अगर मुझे कंपोनेंट दे दिए जाएं AX और AY तो मैं पूरा वेक्टर बता दूंगा, यानी आपको सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन चाहिए, एक X कंपोनेंट और एक Y, आप पूरा वेक्टर बता दोगे।
कैसे? मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लोगे और थीटा यहाँ से निकाल लो। या अब अगर आपको वेक्टर दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि एक्स वाई एक्सिस में उसको तोड़ के दिखाओ जहाँ पर वेक्टर की डायरेक्शन दे दी जाए, यानी कि ए और थीटा अगर दे दिया जाए आपको, तो आप ए एक्स ए वाई पता कर लोगे कि नहीं? ये बहुत आसान है बच्चों। अब कहोगे सर इसका यूज़ क्या है? बच्चों यूज़ देखते हैं, ये एक बार आप देख लो पहले, इसमें कुछ नहीं, आपको ध्यान बस ये रखना। और बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं कैसे याद करा था इसको, बहुत सिंपल है। जिस भी एक्सिस से एंगल बन रहा है, मान लो यहाँ एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा था, तो उस पर जब इसको गिराओगे, ऐसे गिरा दिया, तो ये होगा कॉस वाला कंपोनेंट, यानी ये ए एक्स की वैल्यू होगी ए कॉस थीटा। और जिस एक्सिस के अपोजिट, मतलब जिससे एंगल बना रहा है उसके अपोजिट यानी वाई एक्सिस, वो हो जाएगी ए साइन थीटा। बात समझिए। अब आप कहोगे सर कि वो तो ठीक है, मान लो यही वेक्टर होता और ये एंगल इससे बना रहा होता थीटा, यानी कि किससे एंगल बना रहा होता? ये बना रहा होता वाई एक्सिस। तो बच्चों ये इधर गिराया, थीटा की तरफ गिराया, तो ये इस केस में हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी एंगल हो वो आप डिसाइड कर सकते हो। अब इसका यूज़ भी देख लो कि इसको तोड़ा क्यों। मैं जैसे मैंने पहले बताया, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आराम देता है ये। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है बच्चों, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। ये मान लेते हैं हम ए है एक वेक्टर और एक ये वेक्टर बी है, ठीक है बच्चों। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इनको जोड़ो तो आप क्या कर सकते हो? या तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स लगाओगे, या आप क्या करोगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगा के उसको ग्राफिकल मेथड से जोड़ोगे। ये सब थोड़ा कठिन हो सकता है। सरल क्या है कि अगर इनकी डायरेक्शन भी तो भाई दे रखी होगी, ये मान लो थीटा 1 है और ये मान लो थीटा 2 है, इनको जोड़ना सबसे आसान तरीका क्या है बच्चों? इन सब को एक्स और वाई में तोड़ दो, मतलब कि मैं इसको भी एक्स और वाई में तोड़े ले रहा हूँ और इसको भी एक्स और वाई में तोड़े ले रहा हूँ। तो ये बच्चों ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए कॉस थीटा 1 और ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी तरीके से ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा 2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों? बी साइन थीटा 2। अब कुछ नहीं करना है, हमको पता है कि अगर एंगल 0 हो दो वेक्टर के बीच का, मतलब कि सेम डायरेक्शन में हो, तो उनको हम सिंपली जोड़ देते हैं, उसमें कोई एंगल का लोचा नहीं। ये वेक्टर और ये वेक्टर ये एक्स एक्सिस के अलाउंग है, तो हम ए कॉस थीटा 1 और बी कॉस थीटा 2 को जोड़ देंगे। और ये वेक्टर एक डायरेक्शन में, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा? ए साइन थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 2। एक वाई डायरेक्शन में मिल गया इसका मैग्नीट्यूड और एक ये मिल गया, क्या मिल गया? ए कॉस थीटा 1 प्लस बी कॉस थीटा 2। अब बच्चों देखो दो मैग्नीट्यूड पता चल गए, यानी कि अल्टीमेटली हम कहते हैं अगर रिजल्टेंट वेक्टर आर था तो हमको आर वाई पता चल गया और आर एक्स पता चल गया बच्चों। अब देखो दो कंपोनेंट रिजल्टेंट के पता चल गए, तो ओवरऑल रिजल्टेंट बच्चों क्या होगा? अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। और इसका एंगल कितना होगा बच्चों? मान लो ये रिजल्टेंट आर था, ये एंगल आप पता कर सकते हो, मान लो ये कुछ अल्फा है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों? आर वाई अपॉन आर एक्स। बात समझ गए? ये कहानी मैंने क्यों बताई, इसको आप नोट करो चाहे ना करो। आप कहोगे सर इससे अच्छा तो पैरेललोग्राम ही लगा देते। बच्चों दो वेक्टर थे तो लगाना आसान था, यही अभी 4-5 वेक्टर हो जाते तो कठिनाई हो जाती। उस केस में सबसे सही तरीका यही होता है कि उसको पहले एक्स और वाई में तोड़ लो। अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो जेड एक्सिस भी होगी, तो एक्स वाई जेड में तोड़ लो, सबको अलग अलग जोड़ लो और फिर उनका रिजल्टेंट ले लो। ऐसे अगर जेड होगी तो प्लस आर जेड स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? ये एक बार देख लीजिए आप। देखो बच्चों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इतना सब कुछ बताने को तो मैं सिंपल बता सकता था कि वेक्टर है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा। अब मान लो थीटा चेंज कर दे तो आप कह दोगे सर ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कोस। ये सब ना हो इसीलिए इतना डीप में स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ये देख लो, एक बार आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग द कंपोनेंट। देखो कंपोनेंट मैंने बता दिए कि आपको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ। ये यहाँ पर जरा ध्यान से देखना बच्चों। अब वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन कंपोनेंट नोटेशन फॉर्म, कंपोनेंट नोटेशन फॉर्म और मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म, मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। कंपोनेंट नोटेशन का क्या मतलब है बच्चों? कंपोनेंट नोटेशन मतलब अगर मैं आपसे कह दूं
एक वेक्टर है जिसके ax और ay कंपोनेंट हैं, तो अगर आप सिर्फ इतना बता दो तब भी वो वेक्टर पूरी तरीके से डिफाइन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे कि नहीं, और tan थीटा से आप वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लोगे फ्रॉम ax, मतलब x एक्सिस। इस सिर्फ ये दो चीजें पता हो तो आप पूरे वेक्टर को पता कर लोगे, यानी वेक्टर a पता कर लोगे। इसको बोलते हैं बच्चों कंपोनेंट नोटेशन फॉर्म। कंपोनेंट नोटेशन यानी कि हम कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक। दूसरी तरीके से कैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दूसरी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। मैग्नीट्यूड एंगल मतलब हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड a बता दिया और वो एंगल x एक्सिस से कितना बना रहा है, थीटा बता दिया, तब भी तो आपका पूरा वेक्टर डिफाइन हो गया। क्यों? क्योंकि थीटा आपकी डायरेक्शन दे देगा, a आपका मैग्नीट्यूड दे देगा। और किसी भी वेक्टर के लिए ज़रूरी क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो दोनों आपको पता चल जाएगा। जैसे हमको पता है कि ये एक वेक्टर a है जो कि थीटा एंगल बना रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमको ax भी पता चल जाएगा और ay भी यहाँ से पता चल जाएगा। और अगर ax ay दे रखे हों, ax ये क्या हो, ax ay दे रखे हों, तब भी आपको a पता चल जाएगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों कंपोनेंट नोटेशन फॉर्म, और ये है आपका बच्चों मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म या मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म, ठीक है। जैसे कि वो लिखा है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा था नहीं। ये देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते। अब बच्चों ये क्या लिखा हुआ है इस पे थोड़ा गौर देना, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। देखो बच्चों, वेक्टर पढ़ क्यों रहे हैं? वेक्टर बच्चों, अगर हम मुझसे कोई कहे कि वेक्टर फिजिक्स का टॉपिक है, तो मैं उससे कहूँगा फिजिक्स का टॉपिक ज़्यादा कुछ नहीं है ये। पता है क्यों? वेक्टर एक मैथमेटिक्स है। वेक्टर जो मैथमेटिक्स है वो आपको फिजिक्स समझाने में आसान करेगी, क्योंकि ऐसी क्वांटिटी से जब डील करना पड़ेगा ना जिसमें डायरेक्शन हो, तो वेक्टर मैथमेटिक्स बहुत काम आती है। ये फिजिक्स अभी हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये मैथ ही समझ लो है, इसमें कुछ ऐसा खास फिजिक्स आपको नहीं दिखेगी। लेकिन हाँ, मज़ा आएगा पढ़ने में। जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अरे वेक्टर पढ़ते क्यों थे, क्योंकि मान लो 3 डायमेंशनल मोशन होने लगे, 2D में तो आप डील कर ले जाओगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जोड़ते चले जाओगे, लेकिन 3 डायमेंशनल है, तब आपकी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होने लगती है। उस केस में सबसे सही तरीका होता है कि आप क्या यूज़ कर लो, वेक्टर्स यूज़ कर लो, ठीक है। और भी इसके यूजेस होते हैं, बाद में पता चलेंगे। क्या कह रहा है, पहले यहाँ पर आ जाते हैं मुद्दे पे। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर हैज़ द सेम डायरेक्शन along an axis as the vector। इसका कहने का क्या मतलब है, ये मैं आपको 4 केसेस में समझा देता हूँ। क्या है, देखो बच्चों, मान लो हम जानते हैं कि एक्स वाई एक्सिस में ये प्लस एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, और मान लो कोई वेक्टर ए है, वो इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो ए एक्स होगा वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन। भाई इसको जब गिराओगे इस पर तो ये ऐसे गिर जाएगा, ए एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, और ए वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखो, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये पहला क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो ए एक्स भी पॉजिटिव ए वाई भी पॉजिटिव। बात समझे, ये यही कह रहा है। अगर मैं ये ऐसा एक कोऑर्डिनेट, मतलब हमारा जो वेक्टर है वो इस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ये जो क्वाड्रेंट है इसमें लाई कर रहा है, ये माइनस एक्स एक्सिस और ये प्लस वाई एक्सिस। अब इसको गिराओ जरा, ये थीटा एंगल मान लो यहाँ से बना रहा है, इसको जरा गिराओ, ऐसे गिराओ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए एक्स अब इस डायरेक्शन में चला जाएगा कि नहीं, और ए वाई आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा। तो ए एक्स चला जाएगा निगेटिव डायरेक्शन में और ए वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि वेक्टर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो, जिस डायरेक्शन में सेकंड, जैसे कि वेक्टर के जो आपके डायरेक्शन आ रहे हैं वही आपके ए एक्स और वाई, ए वाई उसी हिसाब से आ रहे हैं। उसी तरह बच्चों, अगर मान लो थर्ड क्वाड्रेंट होता, ये एक्स ये वाई, मतलब कि ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई, और वेक्टर आपका कुछ ऐसा होता इस डायरेक्शन में, तो देखो बच्चों क्या होता, तो कुछ ना होता बच्चों। इसको गिराओ तो ये ए एक्स देखो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है क्योंकि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर, और इसको उधर ले जाओ तो ए वाई देखो क्या हो रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रहा है, तो इसके हिसाब से ये वेक्टर क्या है, सही है। उसी तरह आपका चौथा क्वाड्रेंट भी आ जाता है। चौथा क्वाड्रेंट क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर अगर कोई वेक्टर ऐसा होता जो कि ये एंगल थीटा बना रहा होता, तो ए एक्स देखो, इसको ऐसे गिराओ तो ए एक्स देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, और ए वाई इसको ऐसे गिराओ सामने, तो ये क्या हो जाएगा,
ए वाई, ये देखो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है जैसा वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट भी उसी हिसाब से होंगे। ये मैंने देखो चारों क्वाड्रेंट में बता दिया, ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। अगर आपको क्वाड्रेंट नहीं पता है तो ये ध्यान होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ओरिजिन है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों नेगेटिव, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये पता है कि नहीं? ये नहीं पता है तो पुराने लेक्चर देख लेना जाके, एक बार देख लो इसको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये हाँ, ये उसी से रिलेटेड मैंने थोड़ा और समझाने के लिए बता दिया है कि इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कंपोनेंट्स विल आल्सो बी रिवर्स्ड। इसका कहने का मतलब क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। जैसे बच्चों ए के वेक्टर था ए, अब अगर मैं कहूँ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, इस डायरेक्शन में ए एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ए वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मतलब इसको उल्टा ऐसे, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे, यानी कि माइनस ए एक्सिस, मतलब माइनस ए हो जाए, निगेटिव वेक्टर पहुंच जाए, तो देखो इसका एक्स एक्सिस पे भी कंपोनेंट चेंज हो जाएगा और वाई एक्सिस पे भी कंपोनेंट चेंज हो जाएगा कि नहीं? ये माइनस ए वाई हो जाएगा माइनस, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस पे चला। अब कहोगे सर ये तो सेम ही बात है जो पहले कही थी। हाँ वही बात है, बस मैंने थोड़ा और समझाने के लिए बता दिया कि अगर वेक्टर को रिवर्स कर दोगे तो उसके कंपोनेंट भी रिवर्स हो जाएंगे इन द टर्म ऑफ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। अब जैसे कोई नंबर 2 लिखा है तो ये +2 हो -2 हो, मैग्नीट्यूड तो 2 ही रहेगा ना। यहाँ पर भी वही बात है, मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ तो इस केस में भी सेम रहेगी, बस जब डायरेक्शन निकालोगे तब जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। वो कैसे डिफरेंट होगी बच्चों, एक न्यूमेरिकल हम लोग बाद में लगाएंगे नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर में, सारे जब न्यूमेरिकल लगाएंगे सब क्लियर हो जाएगा आपको। ये देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पोजीशन वेक्टर। अब बच्चों आपको समझ में आएगा कि हम लोग ये कहानी पढ़ क्यों रहे हैं, ये कंपोनेंट में तोड़ना और ये वेक्टर और ये फलाना ढिमकाना, ये सब पढ़ा क्यों जा रहा है। देखो बच्चों, मान लेते हैं ये हमारे पास, अब हम 3 डायमेंशन में, अब हम थोड़ा होशियार हो गए तो अब हम थोड़ा 3 डायमेंशन में आ जाएंगे। 3 डायमेंशन का मतलब क्या है बच्चों, हमारे पास एक्स एक्सिस है, मान लो एक वाई एक्सिस है इस प्लेन में, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इससे परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस। तो एक्स वाई जेड, ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि अगर हम एक्स से वाई की तरफ जाएं तो हम हमारा ऊपर की तरफ जेड डायरेक्शन दिखाएगा। ये मैंने पहले भी बता रखा है, अगर नहीं बता रखा है तो बेसिक मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज़ है, उसमें जाके देख लेना। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैंने पढ़ाया था वो लेक्चर है, वो पूरा देख लो, ये सब समझ में आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। अब बच्चों मान लो स्पेस में कोई एक पॉइंट है, स्पेस यानी हवा में कोई एक पॉइंट P है, ये एक पॉइंट P है, यहाँ पर देखो ये एक पॉइंट P है। अब मुझे इसकी लोकेशन ट्रेस करनी कि भाई ये है कहाँ पर। जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूँ तो मैं ओरिजिन है, मैं ओरिजिन पे हूँ, मुझे पता करना है ये पॉइंट P कहाँ पे एग्जैक्ट, मुझे कोऑर्डिनेट बताने। जैसे आपने मूवीज़ में नहीं देखा कोऑर्डिनेट्स बताओ कहाँ पर हो, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताते हो ज्योग्राफी के, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है। हमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से कहाँ पर। तो बच्चों ज़रा ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है ये वेक्टर OP, ये R से, स्मॉल r पोजीशन वेक्टर, स्मॉल r ओरिजिन से, ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी है। OP हमारा एक वेक्टर है R, जो कि इसकी पोजीशन दिखा रहा है। अब बच्चों यहाँ पर कंपोनेंट का खेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। P पे पहुंचने के क्या तरीके हैं, देखो हम बात बोलते हैं कि P के कोऑर्डिनेट जो है वो है x, y, z। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम ओरिजिन से, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूँ तो मैं x एक्सिस पर स्मॉल x दूरी आगे बढ़ूँ, ऐसे ऐसे चलता जाऊँ, मतलब मुझे P पर पहुँचना है तो कैसे पहुँचूँगा, x पे मैं स्मॉल x दूरी आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ गया। फिर y की डायरेक्शन में मैं स्मॉल y दूरी, ये देखो स्मॉल y दूरी, यहाँ से स्मॉल y दूरी बढ़ना चालू कर दिया, यहाँ पर पहुँच गया। अब मैं यहाँ पर हूँ y, यानी अभी तो मैं इसी प्लेन में हूँ, अब मुझे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हवा में जाना। तो x एक्सिस आ गया, y एक्सिस, अब मैं यहाँ y से z एक्सिस की तरफ स्मॉल z दूरी चल रहा हूँ, और ये देखो मैं पहुँच गया कहाँ पर,
P पर। तो P के कोऑर्डिनेट्स का मतलब है x, y, z का मतलब समझ गया, x एक्सिस पे x यूनिट, y एक्सिस पे y यूनिट और z एक्सिस पे स्मॉल z यूनिट। जब मैं चला तो मैं P पे पहुंच गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक क्या बना दूँ, एक क्यूबॉइड बना दूँ, देखो बच्चों, और ये जो वेक्टर है ये इसका मेजर डायगोनल है। मेजर डायगोनल यानी कि ये पोजीशन P है, ये O है। तो इस क्यूबॉइड पे आप पहले यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए और फिर यहाँ पर आ गए। देखो बच्चों, ये आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो P पे पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए। यही बच्चों पोजीशन वेक्टर होता है। अब आप कहोगे सर ये तो हमने ज्योमेट्री में भी पढ़ा है, ये x, y, z जो होते हैं वो इसकी पोजीशन को बताते हैं। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है। अब यहाँ पर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता करना है। आर का भी हम मैग्नीट्यूड पता करते हैं। डायरेक्शन तो आपको पता ही होगी। कैसे पता होगी बच्चों? अगर x, y, z मान लो हम कह दें x है 2, y है 1, z है 1, इसका मतलब x पे आप चलोगे 2 यूनिट, y पे चलोगे 1 यूनिट और z पे चलोगे 1 यूनिट, यहाँ पर पहुँच जाओगे कहीं पर। बात समझ गए कि नहीं समझ? x पे चले 2 यूनिट, y पे चले 1 यूनिट और z पे चले 1 यूनिट और यहाँ पर कहीं हवा में पहुँच गए हम। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया है, ये ऐसा नहीं है। ये x पे चले 2 यूनिट, y पे चले 1 यूनिट और यहाँ हवा में चल दिए 1 यूनिट, यहाँ पहुँच गया। यही तो बताना चाह रहा है। तो इससे हमको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई ये हमारा कोऑर्डिनेट पोजीशन बता रहा। लेकिन अब वेक्टर r अगर आपसे कोई कहे कि ये बताओ भैया ये दूरी कितनी है, इसकी दूरी यानी ओरिजिन से कितनी दूरी पे, ये जो पॉइंट था कितनी दूरी पे, तो आपको याद होगा बच्चों ज्योमेट्री में हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू वर्टिसेस। तो एक तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों? 0,0,0 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, z। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, आपको याद होगा। अब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यानी कि वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, यानी कि OP का मैग्नीट्यूड, इसकी बात हो रही। तो ये बच्चों यही तो हो जाएगा x माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यही तो हो जाएगा भाई। देखो समझो मेरी बात भाई, ये फाइनल x2 y2 z2 ये है और x1 y1 z1 ये है 0,0,0। इनकी वैल्यू इसमें रख दो तो ये बच्चों आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो जाएगी बच्चों आपका वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, या हम इसको सिंपली स्मॉल आर से अगर डिनोट कर दें विथआउट वेक्टर लगाए तब भी उसका मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या पता चली कि अगर हम कोई पोजीशन वेक्टर आर ले लें जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बच्चों मैं एक काम और करता हूँ, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर क्यूबॉइड से समझा देता हूँ। क्यूबॉइड से कैसे समझाता हूँ जरा ध्यान से समझना, आपको मज़ा आएगा देख के। थोड़ा क्या मज़ा आएगा? ये देखो, ये मैंने एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये मान लो ओरिजिन था, ये हमारा z एक्सिस था, ये हमारा x एक्सिस था सॉरी, और ये हमारा क्या था? y एक्सिस था। अब बच्चों देखो, ये कहीं पर इस पॉइंट पे आपका p है कि नहीं है? आपका p किस डायरेक्शन में? मैं इसको अलग कलर से दिखाऊंगा तो और समझ में आएगा। ये कहीं यहाँ पर है कि नहीं? ये आपका पॉइंट p है। अब आपको o से p पहुँचना है तो आपने क्या कहा भाई? मैं x पे चलूँगा, मैं y पे चलूँगा और मैं z पे चलूँगा। तो देखो बच्चों जरा ध्यान दो, ये क्या बन रहा है? ये देखो ये क्या बन रहा है? ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ये एक मेजर डायगोनल है, मेजर डायगोनल। और आपको ध्यान होगा कि अगर कोई क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, यानी कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, तो उसका जो मेजर डायगोनल होता है यानी कि OP, उसकी लेंथ कितनी होती है? उसकी लेंथ होती है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से भी देखो आप कैलकुलेट कर सकते हो OP की क्या हो जाएगी? इस क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या होंगी? x, y, z। तो देखो तीनों डायमेंशन पता है आपको, तो OP क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा L यानी कि x स्क्वायर, ब्रेड्थ यानी कि y स्क्वायर और h यानी कि z स्क्वायर। देखो यहाँ से भी आपको पता चल गया, मतलब दोनों ही केसेस में सेम है। मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी बक रहा हूँ। समझाने का मतलब ये है कि आप दोनों हर नज़रिए से देखना सीख जाओ बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी आप देखो, देख गए कि इस पॉइंट की पोजीशन कैसे पता कर सकते हैं? x पे चलो, y पे चलो, z पे चलो। कोऑर्डिनेट सिस्टम का तो मतलब यही होता है ना बच्चों।
ठीक है बच्चों, उसको देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है बच्चों, ये मैंने थोड़ा प्लेन समझाने के लिए आपको बताया। प्लेन क्या होता है, देखो बच्चों, एक्स वाई जेड एक्सिस थी, है कि नहीं, ये मान लो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर देखो थोड़ा अलग कर दिया गया है, ये देखो एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसमें ऑक्टेंट है, ऑक्टेंट यानी ये 3 डायमेंशन में है ना बच्चों। तो देखो एक ये हमारा हो गया, ये जेड प्लेन हो गया, ये एक्स प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये वाई प्लेन हो गया, ऐसे करके हमारे 8 क्यूब मिल जाएंगे हमको। एक ये पीछे वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक नीचे वाला, एक इधर वाला, एक उससे पीछे वाला और एक इसके पीछे वाला, तो हमको 8 मिल जाएंगे। जैसे 2 डायमेंशन में क्वाड्रेंट मिलते हैं, 3 डायमेंशन में ऑक्टेंट मिलते हैं। तो अगर मैं किसी एक ऑक्टेंट को उठा लूँ जरा, मतलब यहाँ पर देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस, इसको मैंने एक क्वाड्रेंट उठा लिया ऑक्टेंट। अब देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये वाला जो प्लेन है बच्चों, देखो ये, यानी कि जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल है। अब जैसे ऐसे ही समझ लेते हैं, ये एक दीवार है, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन, ये दीवार क्या हो जाएगी वाई जेड प्लेन, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा बच्चों एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। और ये जो इसके बगल वाली दीवार होगी, मतलब ये वाला प्लेन जो होगा जो एक्स और जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। बात समझ गए, कहने का मतलब है कि अगर ये एक्स वाई एक्सिस है तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये वाई जेड एक्सिस है देखो तो ये वाई जेड प्लेन हो गया, और ये एक्स जेड एक्सिस है तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया। इस तरीके से आपके एक ऑक्टेंट में 3 प्लेन मिल जाते हैं। बात समझ गए कि नहीं, यहाँ पर यही दिखाने की बात हो रही है। और क्योंकि ये सारी पॉजिटिव डायरेक्शन है तो यहाँ पर तीनों क्या होंगे, एक्स वाई और जेड तीनों पॉजिटिव होंगे। कहोगे सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर इस पूरे कमरे में अगर कोई एक पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस 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 ही रहेंगे, यानी +1 +2 +3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स वाई जेड हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अगर इससे पीछे वाला कमरा हो जाए, मान लो कि ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे चला जाए, तो होगा क्या, इससे पीछे वाले कमरे में वाई और जेड तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये यहां से समझ सकते हो, ठीक है। इसको देख लो एक बार, आप आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, ये जो है एक टॉपिक बहुत सिंपल है बच्चों, बस थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा दी जाती है और बच्चे डरने लगते हैं। सिंपल इन द सेंस है, जैसे पोजीशन बच्चों बताने के बहुत से तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि कन्वीनियंट क्या है। देखो बात समझो मेरी, जैसे आपके घर के पास कोई दुकान होगी, किराना शॉप होगी, तो आप किसी को एड्रेस बताते हो कि भाई इस जगह पे आ जाना, वहाँ पर एक दुकान दिखेगी, उसी के सामने मेरा घर है, आप ऐसे बता देते हो, ये तरीका ज़्यादा सही है। अब मान लो दुकान ही नहीं है वहाँ पर, कुछ और मतलब कोई आपको लैंडमार्क कोई दिख नहीं रहा, तब आप क्या करते हो कि भाई सामने जो, उसको एक एक पॉइंट बताते हो कि भाई कहाँ पर खड़े हो, अच्छा इस चौराहे पे खड़े हो, सामने रोड दिख रही है, उधर आ जाओ, पहले राइट टर्न पे मुड़ जाओ, पहले राइट टर्न से फिर लेफ्ट ले लो, ऐसे करके बताते हो कि नहीं। तो डिपेंड करता है, लोकेशन आपको अपनी ही बतानी है, लेकिन दोनों केसेस में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्या चेंज हो रही हैं, एक जगह पर आपकी दुकान है जो कि बहुत फेमस है, सामने जो है एक दुकान है वो बहुत फेमस है, तो आपने डायरेक्टली बता दिया कि भाई ये किराना स्टोर है या एक फलानी दुकान है, आप वहाँ आ जाओ, ये बहुत सिंपल है। दूसरी क्या है कि कोई लैंडमार्क नहीं दिखा, आपने उसको पूरा टहला टोलो के आप अपने, लेकिन लाए तो उसी जगह। तो पोजीशन तो हम सेम है, बस आने के तरीके दूसरे। डायरेक्शन कोसाइन भी वैसा ही है, आपने पोजीशन वेक्टर बता दिया। अगर आप वैसे नहीं बता पा रहे हो तो आप एंगल के रिस्पेक्ट में बता सकते हो कि पोजीशन कैसे है। मैं समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझना। क्या है, कह रहा है कंसीडर द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, वो OP है, वेक्टर OP पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा, OP, या उसको R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे पहले मैंने बताया। द एंगल्स अल्फा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर with the positive directions of x, y and z axis respectively are called its direction angles. The cosine values of these angles, that is cos alpha, cos beta and cos gamma, are called direction cosines of the vector and usually denoted by L, M and N respectively. अब कहोगे सर इतनी अंग्रेजी क्यों? देखो बच्चों, अंग्रेजी लिखिए, कहानी बहुत सिंपल लिखी हुई, मैं अभी समझा देता हूँ। पहले 2D में समझाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में। जैसे बच्चों मान लो ये एक्स वाई एक्सिस है,
एक्स वाई, और ए के पोजीशन है आपकी पी ओ पी, और ये वेक्टर आर है। भाई वेक्टर तो आर ही रहेगा, बस अभी ये 2 डायमेंशन में, अभी हम 3 डायमेंशन पे आएंगे। अब भाई ये बात सही है कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा होगा, कोई मान लेते हैं वो एंगल अल्फा बना रहा होगा, बिल्कुल बना रहा होगा, और यही वेक्टर मान लेते हैं वाई से कोई एंगल बीटा बना रहा होगा। जाहिर सी बात है कि क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा होगी, लेकिन अभी मैं कह दे रहा हूँ कि वो बीटा है और ये अल्फा है। तो यहाँ पर कह क्या रहा है कि इसके जो पोजीशन है उसको बताने का एक तरीका और है। क्या है तरीका बच्चों, कि अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू बता दें, अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो हमको कहीं ना कहीं इसकी लोकेशन, बस हमको मैग्नीट्यूड पता करना रह जाएगा। लेकिन अगर हम अल्फा बता दें, क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस है, तो अल्फा बताने पर ही बीटा पता चल जाएगा। बात समझो, अल्फा बीटा क्या होगा 90 में, लेकिन जब 3 डायमेंशन में आ जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अल्फा बता दिया, बीटा पता चल गया, तो हमको कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि ये इस डायरेक्शन में, और वो कितना है वो उसके मैग्नीट्यूड से पता चल जाएगा। अब जरा इस पर ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये आर है, वेक्टर आर, तो ओपी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो हम मान लेते हैं स्मॉल आर, ऐसे लिख दो, वेक्टर ना लगाओ, वो मैग्नीट्यूड हो गया। ये हो जाएगी आर कॉस अल्फा, यानी कि ये एक्स की वैल्यू आर कॉस अल्फा, यानी एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है ऐसे। उसी तरह वाई एक्सिस पे क्या होगी बच्चों, अब ऐसे तो आप कहते हैं सर कंपोनेंट में तोड़ना है तो उसको हम आर साइन अल्फा कर देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अब जब हमको बीटा दे रखा है तो हम सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन की बात हो रही है तो हम सिर्फ कोसाइन लेंगे। तो यहाँ पर आर कॉस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, आर कॉस बीटा, ये हो जाएगा बच्चों वाई की वैल्यू। अब देखो एक्स पता चल गया, वाई पता चल गया, तो हमको पी की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं। देखो बच्चों, कंपोनेंट पता चल गए तो वेक्टर तो पता ही चल जाएगा। वही कंडीशन यहाँ पर है, लेकिन मुझे समझाना है इसको 3 डायमेंशन में, वो ज़रा ट्रिकी है, वो समझते हैं। ट्रिकी कुछ नहीं है बच्चों, अभी मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर से समझाता हूँ। क्या है बच्चों, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बिल्कुल है। एक हमारा ओरिजिन है ओ, और यहाँ पर एक पॉइंट है पी। हमको ओ से पी जाना है, जैसे मैंने पहले भी बताया। ओ से ए गए, कितना गए बच्चों, हम गए एक्स दूरी, यानी कि ये है एक्स, ठीक है। फिर ए से हम वाई की तरफ बढ़े, कितना बढ़े बच्चों, हम बढ़े वाई दूरी, मतलब चाहे ये ले लो और चाहे ये ले लो, बात तो एक ही है। देखो ये क्यूबाइड है, तो ये वाली लेंथ और ये पीछे वाली लेंथ ओ बी, और ये बराबर होगी कि नहीं। तो हम वाई पे गए, वाई, और उसके बाद यहाँ पर आने पर हम ऊपर चले गए, कितना चले गए, जेड। तो ये दूरी बच्चों कितनी हो जाएगी, जेड, चाहे इसको जेड लिख लो या इसको जेड लिख लो। बात समझ गए। अब बच्चों ध्यान से समझते हैं, जैसे हमने अभी बताया कि ये जो वेक्टर है ओपी, यानी कि वेक्टर आर, ये बच्चों तीनों एक्सिस यानी एक्स वाई जेड से कुछ कुछ एंगल बना रहा होगा। हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर जो ओपी है ये एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये देखो एंगल दिख रहा है, ये एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है। उसी तरह ये वेक्टर ओपी ये वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा, ये एंगल ये दिख रहा है। और ये वेक्टर ओपी जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है गामा, ये एंगल दिख रहा है। तो इन अल्फा बीटा गामा को बच्चों बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं अगर मुझे अल्फा बीटा गामा पता चल जाए तो मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन तो जान ही जाऊंगा। डायरेक्शन मतलब ये ओपी के ये पॉइंट पी जो है ये इसी डायरेक्शन में कहीं होगा, लेकिन वो कहाँ होगा वो मैग्नीट्यूड से पता चलेगा, वो कितना, आर के मैग्नीट्यूड से। तो यानी कि इस पूरे वेक्टर की इंफॉर्मेशन के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, एक तो इस ओपी की लेंथ कितनी है यानी कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड या कह दें स्मॉल आर, और दूसरा अल्फा बीटा गामा, ये पता चले। तो डायरेक्शन कोसाइन बच्चों क्या होते हैं, इन्हीं अल्फा बीटा गामा के कॉस, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये होते हैं बच्चों आपके डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। और इनको शॉर्ट में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कॉस अल्फा को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, स्मॉल एल से, कॉस बीटा को एम से, कॉस गामा को एन से। ये बच्चों हर बुक में जनरली यही आप सिंबल देखोगे, अलग ज़्यादा नहीं पाओगे। और अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। आप समझ, आप कहोगे सर ठीक है वो बात आपकी सब सही, लेकिन हम पता कैसे करेंगे पी के एग्जैक्ट, हमको तो एक्स वाई जेड पता करने हैं,
एक्स वाई जेड, तभी हमको उस वेक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो भैया हमको एंगल पता है, हमको आर की वैल्यू पता है, तो हम एक्स वाई जेड नहीं पता कर सकते। एक सिंपल सी ज्योमेट्री लगानी है हमको। क्या लगानी है जरा देखते हैं बच्चों। इस फेस पे आ जाओ। इस फेस पे मतलब मैं इसको नाम दे देता हूँ डी और ई, यानी कि मैं जरा यहाँ पर देखना, जब ये वेक्टर ओ से पी गया तो क्या मैं उसको ए से पी एक लाइन जोड़ सकता हूँ। ये जो ए से पी आपको येलो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये ए डी पी ई ये वाले फेस पे, यानी सामने वाले फेस पर एक लाइन है। देखो बच्चों, ये एक लाइन है सामने वाले फेस पर। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ऐसे मैं इधर साइड से कहीं से देख रहा हूँ, यहाँ पर मेरी आँखें, ये मैं यहाँ से कहीं देख रहा हूँ, ये आंखें गंदी हैं लेकिन देख लो यहीं से ये मैं देख रहा हूँ, तो देखो दिखेगा क्या बच्चों, दिखेगा ये कि भाई ये तो एक फेस है, क्यूबॉइड का फेस है, तो वो इस एक्स एक्सिस से क्या कर रहा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक फेस है, तो फेस तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा ना। ये देखो, ये इसको ऐसे सीधे सीधे काट रहा है, तो ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा। जरा इसको यहाँ से ध्यान से देखो, ये इसी फेस पर आ रहा है, ये एंगल ऐसे जा रहा है। देखो ये लाइन ऐसे है, यहाँ से एक हमने येलो डॉटेड लाइन ऐसे खींच दी। देखो बच्चों, देखो ध्यान से देखो, ये एक येलो डॉटेड लाइन ऐसे खींच दी, तो ये जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस है, ये तो 90 डिग्री होगा ना बच्चों। देखो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। इसको मैं क्या हो गया, हाँ, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। ये है पॉइंट ओ, ये है हमारी एक्स एक्सिस। देखो ये पॉइंट ओ, ये है हमारी एक्स एक्सिस। अब मैं इसको 2D पे लेकर आ रहा हूँ, तो 2D पे लेकर आते हैं। ये पॉइंट हमारा है P, ये पॉइंट है P, और ये जो येलो लाइन है बच्चों, येलो लाइन वो ऐसे है, ये एंगल बना रही है 90 डिग्री एक्स से। देखो ये जो यहाँ पर ऐसे बना दिया मैंने, इसका मतलब है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल मिल गया ओ ए पी, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पर एंगल ए कितना है, एंगल ए है हमारा 90 डिग्री। ओ पी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, आर, ठीक है। ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स, और ओ पी एक्स से कितना एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है अल्फा। देखो बच्चों, अब समझ गए कि नहीं समझ गए, नहीं समझे मैं फिर से समझा रहा हूँ। अगर इस ट्रायंगल में समझने में दिक्कत आ रही है तो ओ पी बी में बड़ी आसानी से समझ जाओगे। देखो कैसे समझोगे, ओ से पी गए, पी से बी हमने मिला दिया, तो जाहिर सी बात है अगर स्ट्रेट लाइन किसी प्लेन पे, ये देखो फेस है, क्यूबॉइड का फेस है, तो उस पे जो प्लेन लाइन मिला रहे हो वो राइट एंगल। अब आप कहोगे सर ये तो यहाँ पर एंगल, तो ये राइट एंगल नहीं होगा। वो एंगल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये तिरछे प्लेन की, वो तो ये 90 डिग्री ही बनाएगा वाई एक्सिस से, दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये ओपी कितना एंगल बना रहा है, बीटा, और पीबी वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आ जाओ जरा, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। ये क्या है बच्चों, ये है ओ, ये है पी, ये है ए, ये एंगल है अल्फा, ये वैल्यू है एक्स और ये वैल्यू है आर। अब बच्चों हमको एक्स की वैल्यू पता करनी है। इन ट्रायंगल ओ ए पी कॉस अल्फा क्या होगा बच्चों, कॉस अल्फा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यानी कि ओ ए अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी। बेस हो गया बच्चों कितना आपका एक्स और हाइपोटेन्यूज हो गया आर। यही बच्चों है डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ये हो गया बच्चों एक डायरेक्शन कोसाइन। अब आप कहोगे सर देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से पता चल गई, क्यों, क्योंकि हमको आर पता रहेगा और अल्फा पता रहेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आर कॉस अल्फा हो जाएगी कि नहीं। उसी तरह बच्चों यहाँ पर देखो, अगर मैं वाई एक्सिस से ले लूँ तो वाई एक्सिस से बच्चों कैसा ट्राइंगल बनेगा, देखना बच्चों ध्यान से समझना। ये हो गया ओ, ये हो गया पी, और ये हो गया बच्चों आपका वाई, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ये हमारा बी, ये दूरी हो गई वाई, ये दूरी हो गई आर, और ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है बीटा। इसको मैं यहाँ पर अगर साफ साफ बनाऊँ तो ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया ओ, ये एंगल बन गया बीटा, ये होगी दूरी वाई और ये हो गई आर। उसी तरह इस ट्रायंगल में भी हम कोसाइन लगा देते हैं, तो कॉस बीटा ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस यानी वाई और हाइपोटेन्यूज यानी आर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो ये एक दूसरा डायरेक्शन कोसाइन हो गया, जहाँ पर एम की वैल्यू बच्चों क्या होगी, सॉरी वाई की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी, वाई क्या हो जाएगा, आर कॉस बीटा। सिमिलरली
अगर मैं कॉस गामा की वैल्यू देखूं तो कॉस गामा क्या हो जाएगा बच्चों, y की जगह z अपॉन r, और ये हो जाएगा lmn। समझ गया कि नहीं? और यहाँ पर z हो जाएगा आपका r cos गामा। ये बच्चों तीनों होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब आप कहोगे सर समझ में तो कुछ कुछ आ गया है। आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, इनको डायरेक्शन कोसाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डायरेक्शन एंगल के कॉस होते हैं और वहीं से हमको सारी इन्फॉर्मेशन एक्स वाई और जेड के बारे में मिलती है, इसलिए इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में मैं एक बार समरी में बोल देता हूँ क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन। अगर कोई पोजीशन वेक्टर हमारा ओपी है इस तरीके से कि ओपी जो पोजीशन है वो हमारी एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बना रही है बीटा और जेड एक्सिस से एंगल बना रही है गामा, तो इनके कोसाइन जो होते हैं यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, जिनको रिस्पेक्टिवली हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, एल, एम और एन से। और इनकी वैल्यू कैसे निकाली हमने, वैल्यू आप देख लो, एक ये ट्राइंगल बन गया तो ओ पी ए में हमने क्या करा, कोसाइन लगा दिया। उसी तरह ओ पी बी में हमने कोसाइन लगा दिया, ओ पी सी में हमने कोसाइन लगा दिया, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हमको पता चल गए इस तरीके से। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और ध्यान में देनी है, क्या ध्यान देनी है कि जो टोटल वेक्टर है आपका x, y और z, x की वैल्यू आ गई r cos अल्फा, y की वैल्यू r cos बीटा और z की वैल्यू r cos गामा। इसको बच्चों हम पूरा पूरा a लिख सकते हैं, इसको पूरा पूरा b मान लेते हैं और इसको पूरा पूरा c मान लेते हैं। इन a b c को बच्चों बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। यानी ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। एल एम एन को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन और अल्फा बीटा गामा को बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। बात समझ गए कि नहीं? अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और हम करके देख लेते हैं। क्या करके देख लेते हैं, कॉस अल्फा क्या था बच्चों, एक्स अपॉन आर था। कॉस बीटा क्या था बच्चों, वाई अपॉन आर था। और कॉस गामा क्या था बच्चों, जेड अपॉन आर बिल्कुल था। अगर मैं स्क्वायर करके इन तीनों को जोड़ूं, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देना, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले पोजीशन वेक्टर बताया था, तो इस आर का मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड यानी आर क्या होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दे प्लस जेड स्क्वायर। तो यानी कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा है, ये ऊपर न्यूमरेटर, ये भी आर स्क्वायर लिखा है और ये भी आर स्क्वायर लिखा है, तो ये हो जाएगी 1। इससे बच्चों एक कंक्लूजन निकल के आता है। क्या कंक्लूजन निकल के आया है, इसको एक बार देख लो। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम करें और जोड़ दें, मतलब जोड़ दिया, तो वो वैल्यू 1 होती है। क्या पता चला, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला। क्या पता चला कि एल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एम स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर गामा, ये वैल्यू होती है 1 के बराबर। ये कैसे आया वो भी आपने देख लिया। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बट ए स्क्वायर यानी कि डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि ए है आपका क्या, आर कॉस अल्फा, बी है आर कॉस बीटा, ये है आर कॉस गामा। तो इनको जब स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वो 1 के बराबर नहीं होता। तो ये 2 रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये बच्चों डायरेक्शन कोसाइन की कहानी थी। मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी, और नहीं आई है तो आप एक बार इसको लेक्चर को रिवाइंड करके ज़रूर देख लेना। इसमें ऐसा कुछ था नहीं बच्चों, सिर्फ ज्योमेट्री है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जो कि मैं चाहता हूँ लगाओ, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमको पोजीशन पता करनी है, एंगल है, कोसाइन है, साइन है, पूरे सारे टूल है हमारे पास। नहीं है तो आप जाके ज्योमेट्री का वीडियो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बार, बेसिक मैथमेटिक्स का जो पूरा मैंने 19 लेक्चर की सीरीज़ बनाई बच्चों आपके लिए, मतलब कि उतनी मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ ली बच्चों, तो शायद ही आपको ये सब इतना
कठिन लगे, बहुत सरल लगेगा, आप जाके उनको देख लेना। तो बच्चों वेक्टर में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे। बहुत कुछ आने वाला है बच्चों, चैनल को देखते रहो, सब कुछ फ्री में मिलेगा बच्चों। अभी वेबसाइट भी मैं रिलीज़ कर दूंगा, उस पर सब मिलेगा बच्चों। अभी मैं इसलिए बहुत दिन से कह रहा हूँ सर अभी अभी अभी, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बच्चों क्योंकि मैं चाह रहा हूँ 5-10 चैप्टर पढ़ा दूँ, उसके बाद आपको नोट्स दूँ। वरना होगा कि आप जाके सीधे नोट्स डाउनलोड कर लोगे, आप समझोगे नहीं, रट्टा मारना चालू कर दो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।